हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जमशेदपुर दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट, 29 दिसंबर के लिए रूट चार्ट जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जमशेदपुर दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शहर की मुख्य सड़कों की मरम्मत के साथ दीवारों का रंग रोगन चल रहा है। साथ ही शहर में जगह जगह बैनर और होर्डिंग लगाए गए हैं। जिला प्रशासन ने 29 दिसंबर के लिए वाहनों के आवागमन को लेकर रूट चार्ट जारी किया है। जमशेदपुर में 29 दिसंबर को करंडही स्थित दिशोम जाहिर थान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सोनारी हवाई अड्डा से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सड़क की मरम्मत कराई जा रही है। साथ ही सड़क किनारे दीवारों पर आदिवासी संस्कृति की कलाकृति उकेरी गई है और दीवारों का रंग रोगन कार्य चल रहा है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर कई जगह बैरिकेडिंग की गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति का जमशेदपुर सोनारी एयरपोर्ट पर सुबह 10:10 में आगमन होगा। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। शहर भर में होर्डिंग लगाए गए हैं। जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हेलीकॉप्टर से आएंगे और कार्यक्रम स्थल सड़क मार्ग से जाएंगे। शहर में इसको लेकर जाग चौबंद व्यवस्था की गई है। इधर 29 दिसंबर के दिन राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने आम जनता के आवागमन के लिए रूट चार्ट जारी किया है, जिसके तहत शहर में सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ऑटो रिक्शा, बस समेत सभी तरह के व्यावसायिक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश जिला के उपायुक्त, एसएसपी और ट्रैफिक डीएसपी की ओर से संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया गया है। वहीं मांगों की ओर से जिन लोगों को सरायकेला, पोटका, चाईबासा आदि क्षेत्रों में अगर जाना है तो उन्हें मरीन ड्राइव के मार्ग को अपनाना होगा। मरीन ड्राइव होते हुए ही उन्हें आदित्यपुर और गम्हरिया जाना होगा। पोटका, हाता और ओडिशा की तरफ से जिन लोगों को मांगो बस स्टैंड की ओर आना है तो उन्हें सरायकेला, कांड्रा, गम्हरिया और मरीन ड्राइव होते हुए बस स्टैंड जाना होगा। आवश्यक सेवा और अन्य जरूरी परिचालन प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी के नियंत्रण में ही किया जा सकेगा। भारी वाहनों का परिचालन सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक नहीं होगा। इसके अलावा 29 दिसंबर को 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक शहर में सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, ट्रक, ट्रेलर और डंपर का प्रवेश निषेध रहेगा। धनबाद में सड़क हादसे में मां बेटा समेत पोती की मौत। गिरिडीह के रहने वाले थे तीनों। राजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत 6 लेन सड़क पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक से कार की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है, जिसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सरिया बाजार से कार एक महिला को इलाज के लिए धनबाद ले जा रही थी। इसी दौरान आगे चल रहे ट्रक चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाने से कार चालक संतुलन खो बैठा और सीधे ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गुरुवार देर रात हुए हादसे में कार में सवार 95 वर्षीय महिला ललिया देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके बेटे 57 वर्षीय रामदेव यादव और उनकी 35 वर्षीय बेटी गीता देवी को इलाज के लिए SNMMCH अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही राजगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटनास्थल पर अक्सर स्ट्रीट लाइट बंद रहती है, जिससे रात के समय दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क सुरक्षा और रोशनी की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। मृतक लालिया देवी और उसका बेटा रामदेव यादव दोनों गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र के बटलोहिया के रहने वाले थे, जबकि रामदेव की बेटी गीता देवी का ससुराल सरिया थाना क्षेत्र पचम्बा में है। लालिया देवी के पैर में चोट लगी थी, जिसके इलाज के लिए बेटा रामदेव और पोती गीता साथ में जा रहे थे, मगर हादसे में मां बेटे समेत पोती की मौत हो गई। ईसीएल राजमहल परियोजना में फायरिंग, अपराधियों ने डोजर जलाने का भी प्रयास किया, जांच में जुटी पुलिस। ईसीएल के राजमहल परियोजना में अपराधियों ने फायरिंग की है, साथ ही डोजर जलाने की भी कोशिश की गई है। फायरिंग के बाद कर्मियों के बीच अफरा तफरी मच गई। वहीं फायरिंग करने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र स्थित ईसीएल की राजमहल परियोजना में ठेका कंपनी अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के लालघुटवा लोहंडिया के मध्य स्थित डंपिंग एरिया में दिन दहाड़े गोलीबारी से कर्मियों में हड़कंप है। इस संबंध पर डोजर चालक मुंचुन कुमार ने बताया कि शनिवार को 2 हथियारबंद अपराधी पहुंचे थे। अपराधियों ने डोजर ऑपरेटर को भागने को कहा और डोजर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया। इसी दौरान एक अपराधी ने पास खड़े दूसरे डोजर पर फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और सभी कर्मी अपनी जान बचाने के लिए गार्ड रूम की ओर भाग खड़े हुए। इधर घटना की सूचना मिलते ही महगमा एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद, ललमटिया थाना प्रभारी रोशन कुमार सिंह और बुआ रिजोर थाना प्रभारी आशीष यादव दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौके से पेट्रोल की बोतल, माचिस और डोजर के केबिन में फंसी गोली भी बरामद की है।
पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस संबंध में महगमा एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने डंप एरिया में पहुंचकर फायरिंग की और डोजर में आग लगाने का प्रयास किया है। मामले की छानबीन की जा रही है। बताया जाता है कि खनन एरिया में इस तरह की वारदात कई बार कर चुके हैं। इसी साल तालझारी साइड में एएमपीएल पैच पर मई में हथियारबंद अपराधियों ने दर्जनों चक्र फायरिंग की थी। इस तरह की घटना का उद्देश्य दहशत फैलाना होता है। वहीं दूसरी ओर इस इलाके में कुछ संगठित आपराधिक गिरोह भी सक्रिय हैं। संभवतः शनिवार को हुई फायरिंग की घटना में उनका ही हाथ हो। वैसे पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है, लेकिन क्षेत्र में दहशत का माहौल है। साल के आखिर में इस घटना को अंजाम देकर अपराधियों ने पुलिस के सामने चुनौती पेश की है। कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस 28 को कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास की दी जाएगी जानकारी। भारतीय का 140वां स्थापना दिवस 28 दिसंबर यानी रविवार को है। इसे लेकर रविवार को कांग्रेस भवन रांची में भी स्थापना दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सुबह 10:45 बजे कांग्रेस भवन में झंडोत्तोलन करेंगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से झारखंड प्रभारी के राजू जी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस के गौरवशाली समृद्ध इतिहास की जानकारी दी जाएगी। वरिष्ठ कांग्रेस जनों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ झारखंड कांग्रेस संवाद नामक पत्रिका का लोकार्पण भी किया जाएगा। लाल किशोर नाथ शाहदेव ने बताया कि कांग्रेस स्थापना दिवस को लेकर कांग्रेस मुख्यालय श्रद्धानंद पथ को विशेष रूप से सजाया गया है। तोरण द्वार लगाए गए हैं। बिजली लाइट से पूरे कांग्रेस भवन को सजाया गया है। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में भी कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन होगा। वहां भी विशेष साज सज्जा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष कमलेश महतो ने कांग्रेस जनों को अपने अपने घरों में पार्टी का झंडा फहराने को कहा है। सभी जिलों में झंडा उपलब्ध भी कराया गया है। रामगढ़ में वाहन के धक्के से मजदूर की मौत, मुआवजे के लिए परिजनों व ग्रामीणों का धरना। रामगढ़ जिले के भदानी नगर ओपी क्षेत्र के मतकुमा चौक के समीप 4 लेन सड़क पर कराही रेस्टोरेंट के पास वाहन के धक्के से एक मजदूर की मौत हो गई। मृत मजदूर की पहचान छुटका काना निवासी अजय भुइयां के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार वाहन के धक्के के बाद अजय भुइयां गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे स्थानीय लोगों की मदद से रामगढ़ सदर अस्पताल भेजा गया, लेकिन रस्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और मुआवजे के लिए ग्रामीणों के साथ भदानी नगर ओपी के समक्ष शव रखकर धरने पर बैठ गए। पतरातू सीओ मनोज चौरसिया, इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह व भदानी नगर ओपी प्रभारी अख्तर अली के साथ लंबी वार्ता के बाद वाहन मालिक ने परिवार को 55,000 रुपए की सहयोग राशि दी। सीओ ने हिट एंड रन के तहत परिवार को सरकारी लाभ दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद परिजन माने उस शव को हटाया। अजय भुइया की मौत से परिवार सदमे में है। उसे 5 बेटियां और एक बेटा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ रांची में निकला आक्रोश मार्च। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या का विरोध झारखंड में भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में शनिवार को रातू में आक्रोश मार्च निकाला गया, जहां सैकड़ों युवा, महिलाएं एवं सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। यह आक्रोश मार्च रातू चट्टी से शुरू हुई, जो काठीटाड़ मार्ग होते हुए पुनः गंतव्य स्थान तक पहुंचा। इस दौरान युवा नेता ओम शंकर गुप्ता ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता पूर्वक हमला हो रहा है, उन्हें काटा और जलाया जा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर हिंदू समाज आज एकजुट नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियों को असुरक्षा के माहौल में जीना पड़ेगा। अपने धर्म और समाज की रक्षा स्वयं करनी होगी, तभी कट्टरपंथियों में भय उत्पन्न होगा। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर कराने की मांग। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर कराने की मांग की है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में आयोजित महत्वपूर्ण सांगठनिक बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू, प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा में मुख्य सचेतक डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा शामिल हुए। इस दौरान पार्टी नेताओं ने संगठनिक मजबूती के साथ साथ नगर निकाय चुनाव पर चर्चा की। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि निकाय चुनाव दलीय आधार पर होना चाहिए, ताकि जनता के बीच विभिन्न दलों के माध्यम से सेवा कार्य करने वाले कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि बनकर और अधिक सक्रियता के साथ संविधान के दायरे में जनता की सहायता कर सकें। उन्होंने कहा कि गैर दलीय चुनाव मसल और मनी पावर को बढ़ावा देता है, जो स्वच्छ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
प्रदेश प्रभारी सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आज की बैठक को लेकर कहा कि ये बैठक पूरी तरह संगठनिक बैठक थी, जिसमें संगठनिक विषयों, आगामी कार्यक्रमों आदि पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता समय समय पर बैठक कर पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों की चर्चा करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय कोर कमेटी की हुई बैठक में संगठनात्मक कार्यक्रमों के अलावा नगर निकाय चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग करते हुए सरकार से जल्द चुनाव की घोषणा करने की मांग की। वहीं पार्टी के राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कोर कमेटी की बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए संगठनात्मक मजबूती के लिए आवश्यक बताया। इस मौके पर अमर कुमार बावरी ने सरकार के कामकाज की आलोचना करते हुए कहा कि पेसा नियमावली में आखिर क्या प्रावधान किए गए हैं, इसे सार्वजनिक करना चाहिए। कैबिनेट से पास पेसा नियमावली में आखिरकार क्या है, इसे जनता को जानने का हक है, लेकिन सरकार इसे सार्वजनिक किए बिना ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाने में जुटी है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ेगी आस्था की सुनामी। 37 पॉइंट पर सुरक्षा, वीआईपी और शीघ्र दर्शनम पर ब्रेक। नए साल के जश्न की शुरुआत भले ही लोग पिकनिक और सैर सपाटे से करते हो, लेकिन आस्था रखने वालों के लिए साल की पहली सुबह भगवान के चरणों में शीश नवाना सबसे बड़ी परंपरा है। इसी आस्था का केंद्र एक बार फिर 1 जनवरी 2026 को देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम बनने जा रहा है, जहां हजारों श्रद्धालु भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। नए साल के मौके पर बाबा मंदिर में उमड़ने वाली भारी भीड़ को लेकर जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। अनुमान है कि 1 जनवरी को श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों से कहीं अधिक होगी। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से सख्त किया गया है। भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सैकड़ों पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मंदिर के सभी प्रवेश और निकासी द्वारों पर अतिरिक्त बल तैनात रहेगा, ताकि किसी भी स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। मंदिर थाना प्रभारी रवि ठाकुर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार के नेतृत्व में कुल 37 संवेदनशील पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जहां विशेष निगरानी रखी जाएगी। नए साल की भारी भीड़ को देखते हुए 1 जनवरी को वीआईपी कूपन की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। वहीं शीघ्र दर्शनम कूपन, जो फिलहाल बढ़ी दर पर उपलब्ध है, उस दिन श्रद्धालुओं के लिए मान्य नहीं होगा। मंदिर परिसर में मौजूद पंडाओं का भी मानना है कि इस वर्ष नए साल का आगमन शुभ योग में हो रहा है, जिससे बाबा धाम में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ जुट सकती है। हाल के दिनों में बढ़ती दुर्घटनाओं और असुरक्षा की भावना के बीच लोग बाबा बैद्यनाथ से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा व सुख समृद्धि की कामना लेकर पहुंचेंगे। पंडाओं के अनुसार ये वर्ष भारत के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और देश विश्व गुरु बनने की दिशा में और मजबूती से आगे बढ़ेगा। ऐसी आस्था और उम्मीद के साथ श्रद्धालु बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। राष्ट्रपति का झारखंड दौरा, 4 जिलों की पुलिस हाई अलर्ट पर, जाने पूरा शेड्यूल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर 28 दिसंबर को रांची आ रही हैं। उनके दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस दौरान जमशेदपुर और गुमला में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। उनके आगमन के मद्देनजर रांची में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रांची स्थित लोक भवन को सजाया और संवारा जा रहा है। 28 दिसंबर को राष्ट्रपति गोवा से उड़ान भरेंगी। उनका विशेष विमान रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 28 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे लैंड करेगा। एयरपोर्ट पर स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शाम करीब 6:30 बजे लोक भवन पहुंचेंगी। लोक भवन में डिनर के बाद रात्रि विश्राम करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर रांची एयरपोर्ट से हिनू चौक, बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक, हरमू चौक, सहजानंद चौक और किशोरगंज चौक होते हुए लोक भवन वाले रास्ते के दोनों ओर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर की सुबह करीब 9:30 बजे लोक भवन से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगी और सीधे जमशेदपुर के लिए उड़ान भरेंगी। जमशेदपुर स्थित सोलारी एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद सड़क मार्ग से सुबह करीब 11:15 बजे करंडीही स्थित दिशोम जाहिर स्थान पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगी। यहां पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा पर माल्यार्पण और संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगी। कार्यक्रम के दौरान ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जिरेन जेवियर टोपनो स्वागत भाषण देंगे। इस दौरान राष्ट्रपति 12 लोगों को पुरस्कार देंगी। कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद करीब 12 बजे जमशेदपुर स्थिति सर्किट हाउस जाएंगी। यहां से करीब 2 बजे एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगी। यहां एनआईटी के डायरेक्टर प्रो गौतम सूत्रधार स्वागत भाषण देंगे। छात्रों को सम्मानित करने के बाद राष्ट्रपति का संबोधन होगा। कार्यक्रम के समापन के बाद करीब 4:30 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगी और लोक भवन के लिए प्रस्थान करेंगी। 30 दिसंबर को रांची स्थित लोक भवन से सुबह करीब 9:45 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगी। यहां से उनका विमान छत्तीसगढ़ के जसपुर में लैंड करेगा। वहां से सड़क मार्ग से करीब 20-25 किलोमीटर की दूरी तय करके गुमला में रायडीही के माझा टोली स्थित पंखराज साहिब कार्तिक उराव चौक पहुंचेंगी
यहां स्व कार्तिक उरांव की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद अंतर्राज्यीय जन संस्कृति समागम कार्तिक जत्रा में शिरकत करेंगी। समारोह में कमेटी के चेयरमैन शिवशंकर उरांव स्वागत भाषण देंगे। यहां ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भाषण होगा। अंत में करीब 12 बजे राष्ट्रपति का संबोधन होगा। कार्यक्रम के बाद जसपुर से उड़ान भरकर करीब 1:45 बजे रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचकर दिल्ली रवाना हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति के झारखंड दौरे को लेकर राजधानी रांची में एक विशेष रूट को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। रांची डीसी कार्यालय की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में यह बताया गया है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदया का रांची में आगमन होना है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हिनू चौक से बिरसा चौक से अरगोड़ा चौक से लोक भवन के 200 मीटर की परिधि को ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून के संदर्भ में अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची द्वारा नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। फर्जी दस्तावेज देने वालों पर होगी कार्रवाई। 12 लाख मतदाताओं के नाम कटने की तैयारी। झारखंड में मतदाता सूची के होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान गलत दस्तावेज देने वाले मतदाताओं के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। झारखंड में SIR अगले वर्ष फरवरी माह में हो सकता है। इसके लिए राज्य में जोर शोर से तैयारी चल रही है। फिलहाल वर्तमान मतदाता सूची की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से पेरेंटल मैपिंग तथा मतदान केंद्रों की जियो फेंसिंग तथा रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है। अब तक की पेरेंटल मैपिंग में लगभग 12 लाख मतदाता चिन्हित किए गए हैं, जिनके नाम आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करने पर काटे जा सकते हैं। इधर भारत निर्वाचन आयोग ने बंगाल सहित अन्य राज्यों में चल रहे SIR के दौरान बड़े पैमाने पर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर मतदाता पहचान पत्र बनने के मामले आने के बाद राज्यों के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि जिन मतदाताओं को निर्वाचन निबंधन नियमावली अधिकारियों की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा, उन्हें निर्धारित दस्तावेज जमा करने होंगे। इसमें पिछली विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़ी मैपिंग के प्रमाण भी सम्मिलित हो सकते हैं। संबंधित मतदाताओं द्वारा दिए गए सभी दस्तावेज बूथ लेवल ऑफिसर ऐप के जरिए अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद निर्वाचन निबंधन अधिकारी इन दस्तावेज की जांच करेंगे। दस्तावेज की जांच संबंधित प्राधिकार से कराया जाएगा। यह प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से होगी और ECI नेट में दस्तावेज मिलने के 5 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। यदि कोई दस्तावेज उसी राज्य के किसी अन्य जिले से जारी हुआ है तो उसे ECI नेट के माध्यम से संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा जाएगा। वहां से सत्यापन के बाद दस्तावेज वापस भेजे जाएंगे। अगर दस्तावेज किसी दूसरे राज्य के प्राधिकार से जारी हुआ है तो उसे राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जरिए संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजा जाएगा ताकि तुरंत जांच हो सके। घनी आबादी के बीच कचरा गोदाम लगी भीषण आग, टला बड़ा हादसा। सरायढेला पुलिस स्टेशन क्षेत्र में स्टील गेट से सुगियाडीह जाने वाली सड़क पर न्यू बैंक कॉलोनी में मौजूद कूड़े के एक बड़े ढेर में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैल गई और लपटें आसमान तक ऊंची उठने लगी। सूचना मिलने पर सरायढेला पुलिस स्टेशन के प्रभारी मंजीत कुमार सिंह और उनकी टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद स्टेशन प्रभारी ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलने पर 2 फायर इंजन मौके पर पहुंचे। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि छोटे वाहन से आग बुझाने की कोशिश की गई तो उसके पानी का प्रेशर आग बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं था। गली संकरी होने के कारण बड़ा फायर इंजन मौके पर नहीं पहुंच पाया। ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों से भी फायर इंजनों को दिक्कत हो रही थी। हालांकि आग लगने के बाद पुलिस ने पहले ही बिजली सप्लाई काट दी थी। आग करीब 1.5 से 2 घंटे तक तेजी से जलती रही। कचरे के ढेर में कांच की बोतलें और अन्य सामान थे जो ब्लास्ट कर रहे थे। कचरे ढेर के तीनों ओर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। पुलिस ने बिल्डिंगों में रह रहे लोगों को उनकी सुरक्षा के लिहाज से खाली करा दिया। पुलिस की सक्रियता काफी काम आई। जब आग की लपटें कम हुई तब बड़ी दमकल गाड़ी कचरे ढेर से कुछ दूरी पर आकर खड़ी हो गई। वाहन को सड़क पर खड़ा कर ही पाइप के जरिए पानी कचरा ढेर तक पहुंचाया गया। शेष बची हुई आग पर दमकल की मदद से काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के प्रधान अग्निचालक सुभाष चंद्र ने बताया कि बड़ी दमकल गाड़ी नहीं लाई जा सकी। छोटा वाहन लाया गया, लेकिन छोटे वाहन के पानी के प्रेशर से आग पर काबू पाना मुश्किल था और उसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि रास्ता काफी संकीर्ण है, जिसके कारण बड़ा वाहन मौके पर नहीं पहुंच पाया। सुभाष चंद्र ने कहा कि कचरे का ढेर का इतनी घनी आबादी के बीच होना आग के खतरे को निमंत्रण देने के बराबर है। बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। कचरे के ढेर को यहां से हटवाना यहां बसे लोगों की जिम्मेदारी है। वहीं सूरज ने बताया कि यह कचरे का ढेर उनके भाई का है। आग कैसे लगी, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। सुबह 9 बजे कचरा बीनने वाले लोग आते हैं। संभवतः आग इससे पहले लगी थी। ACB ने विनय सिंह को लिया 1 सप्ताह के लिए रिमांड पर।
आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एसीबी ने निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे के करीबी ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह को शनिवार को 1 सप्ताह के लिए रिमांड पर लिया है। विनय सिंह अब तक हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में बंद थे। एसीबी के अधिकारी उन्हें हजारीबाग से रिमांड पर लेकर शनिवार दोपहर रांची पहुंचे और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। एसीबी अब अगले 1 सप्ताह तक विनय सिंह से पूछताछ करेगी। विनय सिंह निलंबित आईएएस अधिकारी और हाल ही में चर्चित जमीन घोटाले में गिरफ्तार आरोपित विनय कुमार चौबे के करीबी सहयोगी बताए जाते हैं। उन पर निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के काले धन का निवेश करने और मनी लॉन्ड्रिंग में सहयोग करने जैसे गंभीर आरोप हैं। एसीबी की जांच में निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे और उनके पारिवारिक सदस्यों के साथ साथ विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के माध्यम से किए गए करोड़ों रुपयों के वित्तीय लेन देन का विस्तृत ब्यौरा सामने आया है। एसीबी के पास इस बात की पूरी जानकारी है कि यह वित्तीय लेन देन कब और किस तरह किया गया। इसी ब्यौरे को आधार बनाकर एसीबी ने सवालों की एक विस्तृत सूची तैयार की है। रिमांड के दौरान विनय सिंह से इन सवालों पर जवाब लिया जाएगा, जिससे मामले की कड़ियां जोड़ी जा सकें और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके। देवघर में स्वास्थ्य मंत्री ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, कमियां देख अधिकारियों को लगाई फटकार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शनिवार को देवघर सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के ओपीडी, वार्डों, इमरजेंसी सेवा, दवा काउंटर व साफ सफाई का जायजा लिया। मंत्री को अस्पताल में कुछ कमियां देखने को मिलीं, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए व्यवस्था में जल्द सुधार लाने का निर्देश दिया। कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देना सरकार की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि देवघर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने व मरीजों को त्वरित इलाज सुलभ कराने के लिए 108 एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाएगी। नई एम्बुलेंस की खरीद प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी ताकि आपात स्थिति में मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। उन्होंने देवघर मेडिकल कॉलेज से जुड़े मुद्दों पर भी अधिकारियों से जानकारी ली और कहा कि मेडिकल कॉलेज के विकास और सुविधाओं को लेकर सरकार गंभीर है। आने वाले समय में यहां संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, अस्पताल प्रबंधन व मेडिकल स्टाफ मौजूद रहे। धनबाद में नए साल को लेकर पुलिस का सघन वाहन जांच अभियान शुरू। नए साल को देखते हुए यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए धनबाद जिले में पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान शुरू किया है। शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती कर वाहन चालकों की जांच की जा रही है। अभियान के तहत बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ट्रिपल लोडिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव, ओवर स्पीडिंग सहित यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर लव कुमार ने बताया कि नए साल के जश्न के दौरान सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से शहर के चौक चौराहों पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है। अभियान के दौरान अव्यवस्थित पार्किंग, सड़क पर बैरिकेडिंग का उल्लंघन और स्टंटबाजी करने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। नक्सलवाद नहीं, अब साइबर अपराध बना झारखंड पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती। 6 वर्षों के आंकड़े चौंकाने वाले। नक्सलवाद के दंश से उभर रहे झारखंड के लिए वर्तमान में साइबर अपराधी बड़ी चुनौती बन गए हैं। जामताड़ा से निकले साइबर अपराधी अब अपनी जड़ें देश के बाहर भी जमा चुके हैं। साल 2025 के नवंबर महीने तक झारखंड के विभिन्न शहरों से 1200 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए, लेकिन साइबर ठगी अभी भी बदस्तूर जारी है। पिछले 6 सालों में झारखंड पुलिस की सतर्कता की वजह से आम लोगों के 100 करोड़ के लगभग पैसे भी बचाए गए हैं। झारखंड के 6 जिले जामताड़ा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, धनबाद और साइबर थाना रांची के द्वारा साल 2023 से लेकर 2025 के नवंबर महीने तक 1200 से ज्यादा साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 साल के कुल आंकड़ों की बात करें तो झारखंड के विभिन्न शहरों से कुल 2100 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के सामने समस्या ये है कि वे 4 साइबर अपराधी को पकड़कर सलाखों तक भेजते नहीं कि 10 और सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में साइबर अपराध का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। साइबर अपराध और साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए मार्च 2016 में साइबर थाना रांची की शुरुआत हुई। अब तो जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह जैसे शहरों में भी साइबर थाने खोल दिए गए हैं। इन सबके बावजूद साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने की सारी कोशिश बेकार साबित हो रही है।
झारखंड देश भर में साइबर अपराधियों के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्यवाही करने वाला राज्य है। सीआईडी से मिले आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में वर्ष 2019 से लेकर नवंबर 2025 तक कुल 6080 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। साल 2024 में कुल 1003 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए, जबकि 2025 में गिरफ्तारी की संख्या 2100 रही। झारखंड के 4 जिले जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह और देवघर साइबर अपराध के लिए देश भर में बदनाम है, लेकिन आज के दौर में भी सबसे खतरनाक जामताड़ा ही है। उसके बाद देवघर और गिरिडीह है। सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार आज भी साइबर अपराधियों के देश के सबसे पुराने मॉड्यूल जामताड़ा ही सबसे ज्यादा एक्टिव है। साइबर अपराधियों ने जामताड़ा मॉड्यूल का विस्तार कर दिया है, जिसकी वजह से रिकॉर्ड में जामताड़ा नहीं आता, लेकिन क्राइम वहीं से हो रहा है, या फिर जामताड़ा के साइबर अपराधी दूसरे राज्यों में जाकर क्राइम कर रहे हैं। साइबर अपराधियों ने कई बैंकों की वेबसाइटों को हैक कर रखा है। वेबसाइट के जरिए उनकी पहुंच हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन कंप्लेंट फॉरम तक भी है। टोल फ्री नंबर या ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने वालों या इंक्वायरी करने वालों के खाते की जानकारी साइबर अपराधी हासिल कर लेते हैं। साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक साइबर अपराधी किसी भी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। इसके लिए वे लूप होल की तलाश करते हैं, पेन टेस्टिंग करते हैं। पेन टेस्टिंग के जरिए संबंधित वेबसाइट की बैकडोर लूप, फायरवॉल की स्थिति, स्क्रिप्ट डेटा समेत अन्य खामियों का पता लगा लेते हैं। इसके बाद वेबसाइट हैक कर संबंधित डेटा और विवरण का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें वेबसाइट में दर्ज डेटा को भी छेड़छाड़ कर डिस्प्ले करते हैं। पेसा पर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार को घेरा, मूल स्वरूप सार्वजनिक करने की मांग। पेसा को लेकर लिए गए निर्णय को सार्वजनिक करने की मांग उठने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पेसा को लेकर राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पेसा की मूल भावना के अनुरूप यदि निर्णय लिए गए हैं तो इसका वे स्वागत करते, मगर जिस तरह से इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है उससे तो सभी भ्रम की स्थिति में हैं। अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य में 32 साल बाद भाजपा शासनकाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए और स्थानीय स्तर पर जनजातीय समाज को मजबूत करने का काम किया गया था। यदि पेसा के मूल स्वरूप के आधार पर राज्य द्वारा निर्णय लिए गए हैं तो उससे स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिलेगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि हर कोई जानना चाहता है कि मंत्रिपरिषद ने इसको लेकर क्या विचार किया है। उन्होंने कहा कि पेसा एक्ट और पंचायती राज एक्ट भाजपा के शासनकाल में बना था। इसके बाद 32 साल बाद राज्य में चुनाव हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मंत्रिपरिषद द्वारा अप्रूव किया गया कोई भी नियम पेसा यानी पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करेगा और उसकी भावना के खिलाफ नहीं होगा, खासकर इसलिए क्योंकि 32 साल बाद चुनाव होने के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि लोगों को न्याय संवैधानिक अधिकारों और सिस्टम के तहत मिलना चाहिए और न्याय देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन सही होने चाहिए। इस नजरिए से कानून का शासन बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि संवैधानिक रूप से जनजातीय प्रशासनिक क्षेत्र में जो संविधान की धारा 244 कहता है कि जनजातीय प्रशासन कैसा होना चाहिए, उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। कल के दिन को यदि ध्यान में रखकर किया गया होगा तो अच्छी बात है, और यदि इसको औपचारिक चादर उड़ा दी गई होगी तो बात अलग होगी। ओला उबर की तरह बुक कर सकेंगे एम्बुलेंस, झारखंड में शुरू हुआ जीवन दूत ऐप। ओला उबर की तरह अब झारखंड में इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस के तहत संचालित डायल 108 एम्बुलेंस की सेवा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने राज्य के मरीजों को त्वरित उपचार सुनिश्चित करने के लिए यह सुविधा जीवन दूत ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही 108 नंबर पर डायल करने पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। अपर मुख्य सचिव शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में 108 एम्बुलेंस सेवा की समीक्षा कर रहे थे। अपर मुख्य सचिव ने 108 एम्बुलेंस सेवा को और प्रभावी बनाने के लिए निजी एम्बुलेंस को भी इससे जोड़ने का निर्देश दिया। इसी ऐप के माध्यम से निजी एम्बुलेंस की सेवा भी मरीजों को मिलेगी। एम्बुलेंस संचालक को किलोमीटर के हिसाब से सरकार भुगतान करेगी। इसके लिए 108 के तहत एम्बुलेंस संचालन को इच्छुक संचालकों की एम्बुलेंस इसके तहत निबंधित किए जाएंगे। निबंधित करने से पूर्व एम्बुलेंस की जांच होगी। सब कुछ सही पाए जाने के बाद एम्बुलेंस का विभागीय सर्टिफिकेशन के उपरांत उसे 108 सेवा से संबद्ध किया जाएगा। नियमित मूल्यांकन में किसी प्रकार का उल्लंघन पाए जाने पर निजी एम्बुलेंस की संबद्धता समाप्त कर दी जाएगी। बता दें कि आपका अपना अखबार हिंदुस्तान ने 18 दिसंबर के अंक में 108 एम्बुलेंस आफत की बला, तड़पता रहा वृद्ध पर नहीं पहुंची शीर्षक से विस्तृत खबर प्रकाशित की थी। बैठक में 108 एम्बुलेंस संचालन का फिर से टेंडर करने का निर्णय लिया गया। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि एनएचएम की एक टीम वैसे राज्यों में जाकर अध्ययन करे जहां 108 एम्बुलेंस का बेहतर
बेहतर तरीके से संचालन किया जा रहा है। अध्ययन के बाद राज्य में भी वैसी ही व्यवस्था लागू करें। ममता वाहन को भी जीवन दूत ऐप से जोड़ने का निर्देश दिया। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब लाभुकों को राज्य व राज्य के बाहर के निजी अस्पतालों में भी CGHS केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना दर पर उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। अजय कुमार सिंह ने राज्य के सभी प्रमुख अस्पतालों में CGHS दर पर उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों को इसके लिए उन्होंने अस्पतालों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। कहा कि वर्तमान बीमा कंपनी का कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि इसके समाप्त होने से पहले ही नई बीमा कंपनी का चयन कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी प्रमुख अस्पतालों में CGHS दर पर इलाज सुनिश्चित करें और अस्पतालों को इसके अंतर्गत सूचीबद्ध किया जाए। रांची में राहुल दुबे गिरोह के 2 सदस्य हथियार के साथ गिरफ्तार। रंगदारी के लिए कर रहे थे रेकी। रांची पुलिस ने अंतर्राज्यीय संगठित आपराधिक गिरोह के सरगना राहुल दुबे के गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। SSP राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने 2 पिस्टल, 7 मैगजीन, 10 गोलियां, 2 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। SSP को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नामकुम थाना पुलिस ने जोरार स्थित सिपाही नदी पुल के पास एंटी क्राइम जांच अभियान शुरू किया। इसी दौरान टाटी सिलवे की ओर से आ रही एक मोटरसाइकिल को जांच के लिए रोका गया। मोटरसाइकिल चला रहा युवक भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों युवकों को पकड़ा। तलाशी लेने पर उनके पास से हथियार और अन्य सामान बरामद हुए। पूछताछ में दोनों अपराधियों ने खुलासा किया कि उन्हें गिरोह के सरगना राहुल दुबे उर्फ जयशंकर दुबे, सुनील कुमार मीणा उर्फ मयंक सिंह और तुषार मिश्रा उर्फ सौम्या मिश्रा द्वारा हथियार उपलब्ध कराए गए थे। इन दोनों को रांची और रामगढ़ के कई कारोबारियों से रंगदारी वसूलने के लिए रेकी करने का जिम्मा सौंपा गया था। दोनों इसी काम में लगे हुए थे। अपराधियों ने बताया कि रामगढ़ के एक कोयला कारोबारी पर फायरिंग करने के लिए हरियाणा से शूटर गगन यादव उर्फ जाट को रांची बुलाया गया था, लेकिन सुपारी नहीं मिलने की वजह से वो वापस चला गया था। गिरफ्तारी के समय दोनों अपराधी मोटरसाइकिल से रांची में एक अन्य कारोबारी के आवास की रेकी करने के लिए आ रहे थे। पेसा पर सस्पेंस, पारित नियमावली सार्वजनिक नहीं होने पर उठ रहे सवाल, पंचायत प्रतिनिधियों का बढ़ा टेंशन। कैबिनेट से पास होने के बाद भी झारखंड में पेसा कानून पहेली बना हुआ है। राज्य सरकार द्वारा न तो इसे अधिसूचित किया गया है और न ही इसे सार्वजनिक किया गया है। इसे लेकर राजनीतिक मंच के साथ साथ त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों द्वारा सवाल उठाए जाने लगे हैं कि आखिर पेसा नियम में क्या प्रावधान किए गए हैं। जानिए आखिर झारखंड में पंचायती राज और पेसा को लेकर अब तक सरकारी स्तर पर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। राज्य गठन के बाद सर्वप्रथम झारखंड विधानसभा ने 2001 में झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 पारित किया था, जिसके तहत राज्य के सभी गैर अनुसूचित और अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती व्यवस्था को मजबूत करना था, लेकिन इसे आज तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका है। समय समय पर पेसा लागू करने को लेकर मांगें तेज होती रही हैं और इस संदर्भ में न्यायालय के भी आदेश आते रहे हैं। राज्य सरकार ने 2023 में एक ड्राफ्ट नियमावली बनाई और लोगों से इस पर सुझाव मांगे। करीब 2 साल तक पंचायती राज विभाग ने तैयार ड्राफ्ट पर आए 154 सुझावों पर मंथन करती रही। इन सब के बीच सरकार को झारखंड हाईकोर्ट का सख्त आदेश का भी सामना करना पड़ा और अंत में बीते 23 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में पेसा नियमावली पर मुहर लगाने का काम किया गया। राज्य सरकार द्वारा पेसा नियमावली पर लगाई गई मुहर के बाद सबकी नज़र इसमें आदिवासियों की रूढ़िवादी धार्मिक पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था का प्रावधान होने या न होने पर टिकी हुई है। यदि रूढ़िवादी परंपरा का प्रावधान रहेगा तो आखिर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुने गए प्रतिनिधियों का क्या होगा, इसको लेकर अभी से चिंता सताने लगी है। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा ओराव कहते हैं कि सरकार के इस निर्णय पर अब लोगों को शंका होने लगी है कि आखिर पारित पेसा नियमावली में क्या है, क्यों इसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। पेसा देश के अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में लागू है। पेसा एक्ट 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों यानी जिन इलाकों में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है वहां लागू होता है। वर्तमान में देश के 10 राज्यों में ये व्यवस्था लागू है। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार 8 राज्यों में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ने अपने संबंधित पंचायती राज कानूनों के तहत अपने राज्य में पेसा नियमों को अधिसूचित किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।